नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 27 दिसंबर 2022 को एक लैंडमार्क सर्कुलर गवर्नमेंट ने इशू किया है, जिसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 से रिलेटेड जो मिसमैचेस थे, जो लोगों की सबसे बड़ी हेडेक थी, जो 17-18 और 18-19 के अंदर बहुत दिक्कत हुई। दोस्तों जो लोग पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता है कि 17-18 के अंदर GSTR 2A ठीक से नहीं आ रहा था, GSTR 1 ठीक से नहीं खुल रही थी, टाइमली रिटर्न्स नहीं डाल पा रहे थे सप्लायर, GST पोर्टल के ऊपर मल्टीपल इश्यूज थे, जिसकी वजह से लोगों के लिए नई चीज़ थी अडेप्ट करने के लिए। इससे पहले कई स्टेट्स में मैनुअल रिटर्न्स जाती थी, सिर्फ सर्विस टैक्स की रिटर्न जाती थी ऑनलाइन, वो भी इनवॉइस वाइज नहीं जाती थी, GST के अंदर इनवॉइस वाइज रिटर्न जानी थी। तो डिपार्टमेंट ने इस पर क्लैरिफिकेशन इशू किया जी। अब अगर GSTR 2A और 3B के मिसमैचेस हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19, दोस्तों हम 2 ही सालों की बात कर रहे हैं, इससे आगे की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब वही दे रखा है दोस्तों। मैं काम की बात पे आता हूँ सीधा। ये देखिए काम की बात सीधा यहाँ पे है जी। अगर सप्लायर ने फेल कर दिया अपना GSTR 1 डालना फॉर ए टैक्स पीरियड, मतलब GSTR 1 डाला ही नहीं दोस्तों। पहले GSTR 1 अगर नहीं भी डालते थे तो 3B डल जाती थी, पहले ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं थी। बट हैज़ फाइल्ड द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर द टैक्स पीरियड ड्यू टू विच द सप्लाईज मेड इन द सेट टैक्स पीरियड डू नॉट गेट रिफ्लेक्टेड इन। जो दोस्तों अब अपने को इनपुट GSTR 1 से ही तो हमारे 2A में आता है, अब उसने 1 ही नहीं डाला तो हमारे 2A के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया पैरा 4 पढ़ लो बिलो, ठीक है। डिफरेंस इन ITC claimed by the registered person in his return in form 3B and that available in GSTR 2A may be handled by following the procedure laid down in para 4 below। अगला केस, सप्लायर ने GSTR 1 डाली, 3B भी डाली, but has failed to report a particular supply in GSTR 1 due to supply does not get reflected। वो GSTR 1 के अंदर वो सेल ही दिखाना भूल गया, ठीक है जी। इन सच केसेस द डिफरेंस इन ITC ना उसने 1 में दिखाया, क्या उसने 3B में दिखाया होगा दोस्तों 3B में दिखाया होगा। टैक्स पेमेंट 3B से होती है, अदरवाइज तो हम ये मान लेंगे आपको इनपुट आना ही नहीं है इसका, क्योंकि उसने अमेंडमेंट ही नहीं डाली। इन सच केसेस द डिफरेंस इन ITC claimed by the registered person in his return in form GSTR 3B and that available in GSTR 2A may be handled by following the procedure laid down in para 4। सर हर जगह para 4 लिखा हुआ है, अभी इसको इकट्ठा पढ़ेंगे दोस्तों para 4 को, सबके लिए para 4 ही है। Where supplies were made to a registered person and invoice is issued as per rule 46। सारे रूल्स के हिसाब से जो भी इनवॉइस के अंदर होना चाहिए था वो सब कुछ है। कंटेनिंग GSTN ऑफ द रिसिपिएंट, हमारा GST नंबर भी इनवॉइस के ऊपर है, बट सप्लायर हैज रॉन्गली रिपोर्टेड द सेट सप्लाई एज B2C। ये भी बहुत कॉमन था जी, B2C के अंदर गलती से रिपोर्ट हो गया, GST नंबर टाइम पे वेंडर ने नहीं दिया, वो B2C में ही रह गया, B2B में हम अमेंड ही नहीं कर पाए। In such cases, the difference in ITC claimed by the registered person in his return in form GSTR 3B and that available in form GSTR 2A may be handled in para 4। Where the supplier has filed form GSTR 1 as well as GSTR 3B, but he has declared the supply with wrong GSTN। उसने गलत GST नंबर के साथ उसको फाइल कर दिया। GST नंबर डलना था राम का, डल गया श्याम का। देखो दोस्तों इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि श्याम भी तो इनपुट ले गया ना, मिलना चाहिए था राम को इनपुट, लेकिन गलती से श्याम के पास इनपुट चला गया, तो श्याम का इनपुट भी तो रिवर्स होना चाहिए ना। गवर्नमेंट का नुकसान, हमें कभी भी गवर्नमेंट का नुकसान नहीं कराना चाहते, हम अपना नुकसान भी नहीं होने देंगे, हम गवर्नमेंट का भी नुकसान नहीं होने देंगे। तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर इसी तरीके से बनाया। गवर्नमेंट ने कहा इन सच केसेस द डिफरेंस इन ITC claimed by the registered person in his return in form 3B and that available in GSTR 2A may be handled by following the procedure in para 4 below। para 4 below तो ठीक है, लेकिन जो GST ऑफिसर असेसमेंट करेगा वो शाम के AO को बताएगा कि भैया शाम ने ये इनपुट अगर गलती से 3B में ले लिया है तो ये शाम का नहीं था, राम का था। और ये सब कुछ कोऑर्डिनेट करने के लिए राम को तंग नहीं कर रहा मैं, ठीक है दोस्तों। भाई राम का इनपुट था, फलाने बंदे ने शाम को इनपुट दे दिया राम की जगह, अब शाम से रिवर्सल कराने का काम शाम के AO का है। राम के AO ने क्या किया, शाम के AO के पास डिटेल बना के भेज दी कि भैया देख ये इनवॉइस है, ये राम के थे, ये गलती से शाम में चढ़े हुए। तो देखो दोस्तों, और इससे राम की असेसमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे राम को कोई लेना देना नहीं है, शाम का ऑफिसर क्या कर रहा है, राम का ऑफिसर क्या कर रहा है।
In addition, the proper officer of the actual recipient shall intimate the concerned jurisdictional tax authority of the registered person whose GSTN has been mentioned wrongly, शाम के ऑफिसर को, that ITC on those transactions is required to be disallowed. शाम के डिसअलाउ होगी if claimed by शाम. ठीक है जी, अगर शाम ने उसको क्लेम किया है, if claimed by such recipients in their 3B. However, allowance of ITC to the actual recipient, Ram, shall not depend on the completion of the action by the tax authority of Sham, whose GSTN has been mentioned wrongly, and such action will be pursued as an independent action. भाई राम का ए और शाम का ए आपस में बातचीत करके इसको सेटल कर लेंगे, राम को परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब दोस्तों पैरा 4 आ गया जी अपना. अब ये मेन पैरा है दोस्तों इस सर्कुलर का, यही बताएगा कि राम को इनपुट कैसे मिलेगा. The proper officer shall first seek the details from the registered person from the RAM regarding all the invoices on which ITC has been availed by RAM in his 3B, which are not reflected in 2A of RAM. कहेगा भाई राम अपनी पूरी लिस्ट बना के ले आ, कौन कौन से इनवॉइसेस तेरे पास पोर्टल पे 2A में नहीं आ रहे हैं जो तूने 3B में लिए हुए हैं. ठीक है जी. He shall then ascertain fulfillment of the following conditions of section 16 of the CGST Act in respect of input tax credit availed on such invoices by the said registered person. उसके बाद वो सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट की सारी कंडीशंस चेक करेगा, आपके पास इनवॉइस है, सारी डिटेल्स वगैरह चेक कर लेगा, इनवॉइस प्रॉपर है, सारी डिटेल्स चेक कर लेगा. क्या क्या है जी, दैट ही इज इन द पोजेशन ऑफ ए टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट उसके पास है. ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, उसको एक्चुअल में माल मिला है. That he has made payment for the amount towards the value of supply along with tax payable thereon to the supplier. उसने पूरी पेमेंट सप्लायर को कर दी है. Besides, the proper officer shall also seek whether any reversal of input tax credit is required under section 17 और 18. आपके कोई ineligible inputs थे वो भी आपने लिए हुए हैं तो ऑफिसर वो भी चेक करेगा, कहीं आपने ineligible inputs तो नहीं लिए हुए, हम वो भी रिवर्सल कर देंगे. And also whether the said input tax credit has been availed within the time period specified under section 16 subsection 4. 16 subsection 4 के अंदर जो भी टाइम पीरियड्स दिए हुए हैं आपके, वो एनुअल रिटर्न से पहले आपको लेना है या ड्यूरिंग द बिफोर, जो 2 कंडीशंस थी ना दोस्तों पहले, वो एनुअल रिटर्न भरने से पहले या 30 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर, ऐसा कुछ डेट्स थी जो पुरानी डेट्स थी. ये पुरानी डेट्स की बात कर रहा हूँ. फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए दोस्तों एक्सटेंशन मिली थी और मार्च 2019 एक साल पूरा एक्सटेंड मिला था, मार्च 2019 तक आप उसको क्लेम कर सकते थे. इन केस में डिफरेंस बिटवीन आईटीसी क्लेम्ड एंड 2A एक्सीड्स 5 लाख, अगर पूरे साल का आपका इनपुट 5 लाख रुपए से ऊपर बनता है पर सप्लायर, ये प्लीज नोट करें दोस्तों. राम ने शाम से इतना माल खरीदा कि इनपुट बन गया 5.5 लाख रुपए. तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि भैया देखो अमाउंट सब्सटेंशियल है, 5 लाख रुपए हमारे लिए एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टैक्स है, तो राम के सीए से लिखवा के दे दो कि भैया ये इनपुट हमने एक्चुअल में 3B के अंदर या 1 के अंदर गलत डाल दिया था और राम के 2A में नहीं दिखा रहा है, प्लीज राम के 2A में इसको इनपुट को ट्रीट किया जाए और हमने इसके ऊपर एक्चुअल टैक्स पे किया है. सीए जो बनाएगा वो प्रॉपर यूडीआईएन जनरेट करेगा, सीएमएस एंड सीएज. ठीक है जी. चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट इशू करेंगे विद यूडीआईएन. ठीक है. उसके बाद राम का एओ उसको अपने पास ले लेगा. 5 लाख से ज्यादा है तो, 5 लाख से कम है अगर, तो सप्लायर ही लिख देगा वही सफिशिएंट है. तो 5 लाख से ऊपर है इनपुट पर सप्लायर, नॉट टोटल. उसने 10 पार्टियों से लिया हुआ है, 4-4 लाख रुपए सबसे है, तो सिर्फ सप्लायर से लिखवा के दे दे भाई, काम चल जाएगा. लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर किसी भी एक सप्लायर से है तो उस पर्टिकुलर सप्लायर के सीए से लिखवाना पड़ेगा. देखो दोस्तों दोनों ही सिचुएशंस में हमें लिखवाना सप्लायर से ही पड़ेगा. ठीक है जी. पहले केस में सप्लायर खुद लिख देगा अगर 5 लाख से कम है तो, अगर 5 लाख से ज्यादा है तो सप्लायर के सीए से लिखवाना पड़ेगा. अरे सर सप्लायर का सीए नहीं लिखे तो हम भी तो सीए हैं सर अपने क्लाइंट के, हम लिख दें. भाई साहब आप कैसे श्योर हो जाओगे सामने वाले बंदे ने उस सप्लाई के ऊपर एक्चुअल में टैक्स दिया है कि नहीं दिया. उसने गलती से जीएसटीआर 3B के अंदर जीएसटीआर 1 के अंदर B2C में डाला है कि नहीं डाला. आपके पास सामने वाला बंदा अपनी डिटेल्स थोड़ी देगा. तो
ज़्यादा अपने को हीरोगिरी नहीं करनी है दोस्तों, सप्लायर से ही मंगवाना है, अपने को बिना फालतू में किसी और लफड़े में नहीं पड़ना है। क्लाइंट को बोलना है जी जाओ आप अपने सप्लायर को पकड़ो, उससे लिखवा के दो या उसके सीए से लिखवा के दो। 5 लाख से ज़्यादा है तो उसके सीए से लिखवा के दो, 5 लाख से कम है तो उस क्लाइंट से ही लिखवा कर दे दो। ठीक है जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे वैसे और कुछ होना नहीं चाहिए ज़्यादा, वही लिखा हुआ है जी। 17-18 की जो रिटर्न है उसकी लास्ट डेट मार्च 19 की ड्यू डेट थी, ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019। ठीक है जी। अच्छा जी, ये मेन पॉइंट है। एक और, ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये जो सर्कुलर है वो सिर्फ ये बात बोलता है जी बोनाफाइड एरर्स जो होंगी ना, सिर्फ उनके लिए है। ये कोई फ्रॉड कर रहा है उसके लिए सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं है। और 2 साल है सिर्फ। दीज गाइडलाइंस आर क्लैरिफिकेटरी एंड नेचर मे बी अप्लाइड एज पर एक्चुअल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। आपने गड़बड़ की हुई है और आप कहते हो जी ऑफिसर को कि भाई साहब मेरे को ये सर्कुलर लगा के असेस करो, ये लो सारे सप्लायर्स के डॉक्यूमेंट्स, तो नहीं भाई साहब, केस टू केस वेरी करेगा। ठीक है जी, आपने कुछ गड़बड़ कर रखी है तो ऑफिसर आपके ऊपर ये सर्कुलर नहीं लगाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद क्या है जी, अगर कोई असेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है तो उसके ऊपर ये सर्कुलर नहीं लगेगा। विल ओनली अप्लाई टू द ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स इन स्क्रूटनी, ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन एटसेट्रा फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19 and not to the completed proceedings. However, these instructions will apply in those cases where any adjudication or appeal proceedings are still pending. अगर आपकी अपील पेंडिंग है तो वहाँ पे भी ये सर्कुलर हम लगा देंगे। मतलब कोर्ट के अंदर भी आप इस सर्कुलर को प्रेजेंट कर सकते हो, डिपार्टमेंट आपको पूरा राइट दे रहा है। सर अभी तो मेरी असेसमेंट लगी नहीं है, लगेगी, तो क्या मैं ये सर्कुलर लेके जा सकता हूँ? देखो सर, वैसे तो ऐसा कुछ सर्कुलर के अंदर लिखा नहीं हुआ, इन्होंने सिर्फ ये लिखा है नॉट टू कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स। तो मतलब आपकी अगर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीटेड नहीं है तो आप ये सर्कुलर लगा सकते हो। लेकिन थोड़ा सा एम्बिग्विटी है, अगर मैं कहूँ कि गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं किया। मेरे हिसाब से आप इस सर्कुलर को अगली अपनी ऑनगोइंग असेसमेंट्स में यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सर्कुलर बनाया ही इसी चीज़ के लिए गया है। इसका मोटिव ही यही है कि आगे आने वाली असेसमेंट्स या जो अभी असेसमेंट्स चल रही हैं उन सब को क्लियर किया जाए और आगे बढ़ा जाए। देखिए, रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा नहीं है। अपील्स होंगी, इतनी ज़्यादा इश्यूज़ होंगे अपील में, गवर्नमेंट को भी, अगर गवर्नमेंट हारती है तो गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस तरीके से ना गवर्नमेंट का नुकसान है ना हमारा नुकसान है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये सर्कुलर समझ आ गया होगा। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम आपको जीएसटी से रिलेटेड सारी अपडेट टाइम टू टाइम देते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।